हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। एज वी नो, हम लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें से आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जो कि था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। प्लांट्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है 12th में, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो कंटिन्यू करते हैं। एज यू नो, मैंने आप लोगों को लास्ट मैकेनिक्स तक पढ़ा दिया था। फर्स्ट जिसमें से आप लोगों का फर्स्ट मैकेनिज्म था कि किस तरीके से जो स्पर्म है वजाइना में एंटर करता है एंड जो फर्टिलाइजेशन का प्लेस होता है एम्प्यूला दैट इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब, वहां तक रीच करता है। सेकेंड मैकेनिज्म था कि यहाँ पर जो स्पर्म का हेड है किस तरीके से जो ओवम का लेयर्स होती हैं कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसीडा, उसको डिसॉल्व करता है या कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है वो है आप लोगों का एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन एज वी नो दैट कि जो स्पर्म होता है इस हेड वाले पार्ट में जो पहला स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम होता है। अब इस एक्रोसोम में हमने ये चीज तो पढ़ ली कि उसमें काफी सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है लाइक एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन। ये अपने जैसे ही हेड ओवम वाले पार्ट के पास पहुंचता है, एक्रोसोम अपने अंदर से इन सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है और जेना पेल्यूसिडा के एनिमल पोल रीजन में सारे एंजाइम्स उस पर अटैक करते हैं और जेनोपेल्यूसिडा लेयर को क्या कर देते हैं, बिल्कुल डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी लेयर हो चुकी है डिफ्यूज। अब ये स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है ये एंटर हो जाता है और एग के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और वहां पर एग मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पहले क्या है, जैसे ये ओवम था इसके अंदर स्पर्म वाला हेड वाला पार्ट एंटर हो गया। जैसे ही एग के अंदर रिएक्शन होती है उसके अंदर अपनी खुद की एक एग मेम्ब्रेन प्रोड्यूस्ड होना या बनना स्टार्ट हो जाती है। इतना आता है। उसके बाद जो थर्ड मैकेनिज्म होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओवम है वो मियोसिस सेकेंड दो बार सेल डिवीजन की प्रोसेस करता है। एक करता है मियोसिस फर्स्ट वाली और एक करता है यहाँ पर मियोसिस सेकेंड वाली। मियोसिस फर्स्ट तो ओवरी में ही कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट रिएक्शन तो ओवरी में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस सेकेंड रिएक्शन है वो कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म के पास क्या अवेलेबल होगा, स्पर्म अवेलेबल होगा, यही चीज होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ओवम के पास फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसकी अवेलेबिलिटी है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी है। लेकिन ओवम स्पर्म के होने के बावजूद उसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, पहले वो मेटाफेज सेकेंड स्टेज कंप्लीट करेगा। ठीक, और कंप्लीट करने के बाद मियोसिस सेकेंड उसकी पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओवम के पास क्या था, स्पर्म की अवेलेबिलिटी थी लेकिन स्टिल उसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, दैट मीन उसने कॉम्बाइन नहीं किया स्पर्म के साथ, जाइगोट नहीं बनाया। सबसे पहले उसने मेटाफेज सेकेंड स्टेज कंप्लीट करी एंड देन मियोसिस सेकेंड स्टेज कंप्लीट करी। अब मियोसिस सेकेंड स्टेज में क्या है, अगेन वो टू सेल्स में डिवाइड होगा, एक सेल जो कि एग होगा और दूसरा पोलर बॉडी होगी। यही होता है, पोलर बॉडी होती है और एक होता है एग जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रू ओवम या फिर एग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रू ओवम है वो स्पर्म के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन कर लेगा। और फ्यूजन करने के बाद यहाँ पर एग के पास भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23। स्पर्म के पास भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23। दोनों क्रोमोसोम मिलके क्रोमोसोम की पेयरिंग कर लेंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिनकैरियन की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। यानी कि जब मेल और फीमेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे, राइट। और कंबाइन होने के बाद क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाएगी। इस पूरी क्रोमोसोम्स की पूरी पेयरिंग हो जाएगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सिनकैरियन। सिनकैरियन का मतलब होता है कि जब एग और स्पर्म में मिलके अपनी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन
कर ली, दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिनकैरियन एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी या फिर कैरियोगैमी। अब यहाँ पर जाइगोट फॉर्म्ड हो जाएगा और जाइगोट जब फॉर्म्ड होगा तो अब यहाँ पर एक सेकेंड, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ओवम के पास क्या है, पहले तो ये देख लीजिए जाइगोट क्या है, यहाँ पर सिंगल सेल है, ये चीज तो हम लोगों ने देख ली थी, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। लेकिन जो बेबी होते हैं वो तो मल्टी सेल्स होते हैं भाई, जो बेबी है वो तो मल्टी सेल्स हैं, दैट मीन अब जाइगोट को क्या करना है, अपने आप को नंबर ऑफ मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना है। और किसी भी सेल को अपने आप को डिवाइड करने के लिए कौन से ऑर्गन की जरूरत होती है, यहाँ पर सेंट्रियोल की जरूरत होती है। लेकिन ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल किसके पास अवेलेबल होता है, स्पर्म के पास। तो यहाँ पर जब ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं तो स्पर्म अपना सेंट्रियोल ओवम के साथ शेयरिंग करेगा, दैट मीन इन सिंपल कहा जाए कि जाइगोट के पास, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा कि जाइगोट सिंगल सेल होता है लेकिन वो अपने आप को मल्टी सेल्स में डिवाइड करता है, और मल्टी सेल्स को डिवाइड करने के लिए भाई उसकी जरूरत है सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल उसे कहाँ से मिलेगा, स्पर्म से। ओवम से सेंट्रियोल नहीं मिलता है, जाइगोट को सेंट्रियोल किससे मिलता है, स्पर्म से मिलता है। और यहाँ पे जो जाइगोट है अपने आप को, यहाँ पर जो आपका वर्ड लिखा है ना क्लीवेज, यहाँ से आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्लीवेज का मतलब ही होता है टू डिवाइड, यानी कि अपने आप को ब्रेक करते हुए चले जाना। अब यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट अपने आप को क्लीवेज करेगा, क्लीवेज मतलब डिवाइड करेगा और 2 छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमर्स। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एज यू कैन सी यहाँ पर दैट हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंडरी oocytes था इसने ओगनेसिस की प्रोसेस करी और एक मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस किया या उसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ओवम और स्पर्म के क्रोमोसोम्स मिले, जाइगोट बना, उस पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, सिनगैमी बोला। अब ओवम के पास पता है हमें सेंट्रियोल तो होता नहीं है लेकिन स्पर्म के पास होता है, तो जब जाइगोट अपने आप को फर्दर डिवीजन करेगा तो किसके थ्रू करेगा, स्पर्म के सेंट्रियोल के थ्रू करेगा। जब हम लोगों के ये तो पता ही है भाई, अब ये तो पता ही है फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट अपने आप को पूरे 9 मंथ के पीरियड में इवॉल्व करता चला जाता है, या कह सकते हैं डेवलप्ड करता चला जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है और उस पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, सिनगैमी बोला था। अब एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि जाइगोट होता है सिंगल सेल और जो बेबी होता है वो होता है मल्टी सेल, दैट मीन कि एक सिंगल सेल को अपने आप को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, क्लीवेज करना है। क्लीवेज मतलब ब्रेक करना है, अपने सेल्स को डिवाइड करना है, तभी तो वो मल्टी सेल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जाइगोट की फर्स्ट फॉर्मेशन होती है या फर्स्ट प्रोसेस होती है वो क्लीवेज होती है। यहाँ पर जाइगोट कौन सा डिवीजन फॉलो करता है, माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता है, राइट, और अपने आप को मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अभी ब्लास्टुला सिर्फ क्या है, सिर्फ सेल्स हैं, इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में तो करा ही चुकी हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं पॉइंट्स बताऊंगी किस पॉइंट में क्या क्या, अब मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इस स्टेप में ये चीज हुई, इस स्टेप में ये चीज हुई। आपने देखा कि अभी जाइगोट ने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन फॉलो किया और अपने आप को हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर जितने भी ब्लास्टुला हैं या कह सकते हो जो डॉटर सेल्स हैं जो डाइगोट से डिवाइड होके आए हैं, वो अपने अंदर कोई भी ग्रोथ शो नहीं करेंगे, कोई भी ग्रोथ नहीं शो करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी सेल्स ग्रो हुए हैं, आई मीन टू से सॉरी डिवाइड हुए हैं, आई एम नॉट सॉरी टू से दैट इट्स नॉट ग्रोथ, आई मीन टू से डिवाइड हुए थ्रू क्लीवेज, हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर्स कहेंगे। यहाँ पर भी अभी पिछली जो स्लाइड थी उसमें तो ब्लास्टोमर्स ही लिखा हुआ था, लेकिन ध्यान रखना है कि क्लीवेज के टाइमिंग पर यहाँ पर सेल्स कोई भी ग्रोथ शो नहीं करते हैं और जाइगोट अपने आप को जितने नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करेगा, हर एक ब्लास्टोमर्स का या सेल्स का साइज क्या होगा, यहाँ पर
रिड्यूस्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक इतना बड़ा सेल्स था, इसने जब अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेल का साइज रिड्यूस्ड हो गया। इन्होंने अपने आप को अगेन डिवाइड किया, साइज का जो सेल का साइज था अगेन रिड्यूस हो गया, और डिवाइड करेंगे सेल का साइज और रिड्यूस्ड हो गया, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन कोई आप लोग को समरी में लिखने के लिए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा कि यहाँ पर वन वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ वन वन वर्ड के। आपसे पूछ लेंगे कि ब्लास्टोमर्स में जो सेल का साइज है इंक्रीज होता है रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड होता है, लेकिन जो सेल की मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट मतलब कि सेल के अंदर जो केमिकल और फिजिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनका रेट इंक्रीज हो जाता है। और क्लीवेज अब जैसे क्या है, अब थोड़ा सा अपना फास्टर रेट में शो करना स्टार्ट हो जाती है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और सेल्स ऑक्सीजन का कंजप्शन भी करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, अंदर से खाली होता है, और होलोब्लास्टिक का मतलब आप कह सकते हो कि पूरा जायगोट डिवाइड होता है। जैसे ये जायगोट है तो पूरा जायगोट डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है कि इतना डिवाइड हो जाए इतना हो जाए बीच का बचे, नहीं। क्लीवेज दो तरीके से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा रेडियल और इनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट का मतलब उसके बारे में हमें पहले से भी कोई जानकारी नहीं है, और रेडियल का मतलब तो आप जान देना, बीच सेंटर से डिवाइड होगा इस तरीके से। रेडियल मतलब रेडियस, बीच सेंटर से डिवाइड होगा, और एक सेल अपने आप को, जैसे एक सेल है बीच में से डिवाइड हुआ तो पहले दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर बीच में से डिवाइड हुआ, फिर 4 में कन्वर्ट हुआ, फिर बीच में से डिवाइड हुआ 6 में आ गया, फिर डिवाइड हुआ 8 में आ गया। इस तरीके से रेडियल होता है। और इनडिटरमिनेट है, हम नहीं बता सकते कि वो अपने आप को 2 में ही सेल में ही डिवाइड करेगा, 3 में करेगा, 4 में करेगा, 6 में करेगा, इसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्लीवेज होगा, यानी कि जायगोट अपने आप को जो फर्स्ट टाइम डिवाइड करेगा तो फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद करता है, और अपने आप को कितने ब्लास्टोमर्स में डिवाइड करता है, सिर्फ 2 में, जिसमें से एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्लीवेज होगा वो भी 30 घंटे बाद होगा। जैसे फर्स्ट क्लीवेज हो गया, क्लीवेज में तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीवेज, टू डिवाइड। फर्स्ट क्लीवेज कितने घंटे बाद हुआ फर्टिलाइजेशन के, 30 घंटे बाद। फिर सेकंड क्लीवेज हुआ कितने घंटे बाद हुआ, 30 घंटे बाद हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लीवेज हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जब फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो जायगोट ने अपने आप को कितने सेल्स में डिवाइड किया, सिर्फ 2 सेल में, जिसे हमने बोला 2 ब्लास्टोमर्स। जब सेकंड क्लीवेज हुआ तो इन दोनों सेल ने अपने आप को कितने सेल में डिवाइड किया, ऑब्वियसली 4 में कर दिया, ठीक। अब थर्ड क्लीवेज हुआ, थर्ड क्लीवेज में जायगोट, अब हम जायगोट को जायगोट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय कहेंगे। जायगोट तो सिंगल सेल होता है, और अभी हमारा थर्ड क्लीवेज में ये चारों ब्लास्टोमर या 4 सेल कितने सेल में आ चुके हैं, 8 सेल में आ चुके हैं। नाउ वी विल कॉल्ड इज an embryo, young embryo, not a zygote. Zygote is a single cell, not a embryo, ठीक है। अब ये जो यंग एम्ब्रॉय है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला से पार्ट से निकल के कहाँ एंटर कर जाएगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर जैसी फर्टिलाइजेशन का 4th डे आता है, अब यहाँ पे जो एम्ब्रॉय है 8 सेल अपने आप को कितने सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं, 16 से 32 सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक मलबेरी, मलबेरी जानते हैं ना, जो इंसेक्ट होता है उसकी तरह लगते हैं। अब इस टाइमिंग पर हम इसको बोलेंगे मॉर्यूलर। जब जैसे ही हमारे एम्ब्रॉय ने 8 सेल से निकल के अपने आप को कितने सेल्स में डिवाइड कर लिया, 16 से 32 सेल्स में डिवाइड किया, वी विल कॉल्ड एज अ मॉर्यूला। मॉर्यूला यहाँ पर दो साइड में, यानी कि सपोज करिए कि एम्ब्रॉय ने अपने आप को कितने सेल्स में डिवाइड किया है, 32 में। अब इसमें से 16 और 16 डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ कर दो, 16 हो जाएंगे। आधा जो 16 सेल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं, जो आउटर साइड पर रहते हैं, और बाकी के जो 16 हैं वो लार्ज होते हैं और सेल के बीच में एक मास सा बना देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बताती हूँ किस तरीके से। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर कि जो पूरा जायगोट था इसने अपने आप को कितने में, सिर्फ 2 में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग बोले ब्लास्टोमर बोला। फिर उसके बाद सेकंड क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज में क्या हुआ, इन दो ने अपने आप को 4 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4।
अब यहाँ पर इन 4 ने अपने आप को कितने में डिवाइड किया, यहाँ पर 8 में कर लिया। फिर 8 से कितने में डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 16 में डिवाइड हो जाएंगे एज यू कैन सी। अब इस जब जैसे ही हमारे सेल्स 16 से 32 में डिवाइड हो जाएं, अब आप इसको कौन सा क्या बोलोगे, मॉड्यूला बोलोगे। अब यहाँ पर जो सपोज करो एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट कि 32 ही होंगे, इसकी रेंज दी होती है, इसकी रेंज दी होती है 16 से 32 रेंज दी है आपको, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर जो सेल है इस टाइमिंग पर 32 है, तो हाफ ऑफ कर लो 16 एंड 16। जो आधे 16 है वो इस सेल के कॉर्नर्स पर, ये देख रहे हो कॉर्नर्स पर क्या है, एक मेम्ब्रेन बना ली है, और बाकी के जो 16 सेल्स हैं उन्होंने यहाँ बीच में एक पूरा कॉम्पैक्ट बॉडी यानी कि एक मास की फॉर्मेशन ले ली है, और बाकी का जो हिस्सा खाली है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, क्योंकि इनको हम लोगों ने ब्लास्टोमर्स बोला, तो इनके अंदर जो पूरा खाली चीज, खाली जगह होगी, इसको क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कही जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। डायग्राम से ज्यादा क्लियर होता है, आई नो दैट, ये हमें भी पता है। अब देखिए ब्लास्टुलेशन, देखिए अब हम लोगों का जो सेल्स है काफी सारे ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो चुके हैं, फॉर्म्ड हो चुके हैं, वो भी हॉलो, हॉलो मतलब कैविटी थी ना, बीच में खाली था, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जो एम्ब्रॉय है या फिर हम इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, एम्ब्रॉय कह दो, ब्लास्टोसिस्ट कह दो, टेंशन लेने की बात नहीं है, जो बढ़िया लगे वो कह दो। ये यूट्रस में जाते हैं और यूट्रस में 2 से 4 दिन तक फ्लोट करते रहते हैं। क्या करते रहेंगे, फ्लोट। वैसे तो जो बेबी है यूट्रस की वॉल से कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से निकल के एम्ब्रॉय यूट्रस में एंटर करता है तो तुरंत अटैच नहीं होता, 2 से 4 दिन लगा लेता है। क्या कर लेता है, 2 से 4 दिन पहले फ्लोट करता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर 7th डे आ जाएगा, 4 दिन बीत गए, 4 दिन के बाद जैसे ही 7th डे आ जाएगा, यहाँ पर जैसे दिस वन, ये लेयर थी ना, ये लेयर आपको दिखाई दे रही थी कुछ सेल्स की, यहाँ कॉर्नर्स पे एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा ग्लाइकोजन और यूट्राइन मिल्क की प्रेजेंस होती है। और जो ब्लास्टोसिस्ट है यानी कि ये जो पूरा सेल अंदर मास है सेल्स का, ये अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 0.15 mm टू 0.30 mm, ठीक। और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता चला जाता है। इतना समझ में आ गया। और जो हम लोगों के आउटर सेल्स हैं यानी कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वो फ्लैट होते चले जाते हैं। फ्लैट मतलब अभी तक राउंड राउंड शेप में थे सेल्स की, अब ये फ्लैट होते चले जाएंगे और एक लेयर की फॉर्मेशन, एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन पूरा डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो अंदर वाला सेल्स है, इनर बा जो मास है दिस वन, जिसको आप लोग एम्ब्रॉय ब्लास्ट बोल दो या ब्लास्टोसिस्ट बोल दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने मास को क्या है, इंक्रीज करता चला जाता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है उसकी एक साइड से कनेक्ट रहता है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, जैसे ये है, ये पूरी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, और जो ब्लास्टोमर है अंदर जो सेल का मास है ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड से कनेक्ट रहता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर ये ब्लास्टोसेल्स पूरा सेल्स का मास इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से कांटेक्ट में रहता है, उस कांटेक्ट पॉइंट को बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। इस कांटेक्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेल्स ऑफ रॉबर। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 7th डे है ब्लास्टोसिस्ट was fully formed। 7th डे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है अंदर जो सेल का मास है पूरी तरीके से फॉर्म्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूरा ये जो सेल है अब यहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। इम्प्लांटेशन ऐसे नहीं होता, इम्प्लांटेशन कब होगा, जब अंदर सेल का मास पूरी तरीके से फॉर्म्ड हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि यूट्रस की वॉल से जाके अटैच्ड हो गया। और इस इम्प्लांटेशन के लिए कौन हेल्प करता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर हेल्प करती है। अगर ये नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इतना समझ में आ गया।
देखिए मैं आपको वही कराऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें हमें करानी भी नहीं है आप लोगों को। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, हमें ये लेके चलना है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो इम्प्लांटेशन की आती है। इम्प्लांटेशन का तो मतलब आप समझ ही गए कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उससे जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। कौन से डे होगा, कौन से डे स्टार्टिंग करेगा इम्प्लांटेशन की, 7th डे से स्टार्टिंग करेगा और 10th डे यानी कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन लग जाते हैं, पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट या कह सकते हो एम्ब्रॉय एंडोमेट्रियम लेयर से क्या हो जाएगा, ब्यूरिड हो जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा, राइट। अब यहाँ और सबसे पहले एक चीज और बतानी है मुझे, सबसे पहले जो एम्ब्रॉय फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में एंटर करता है और फैलोपियन ट्यूब के यूट्रस में सॉरी जब अटैच होता है तो यहाँ पर जैसे ये फैलोपियन ट्यूब आ रही है दोनों साइड से, ये यूट्रस है, तो यूट्रस का जो अपर वाला पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। तो जब यहाँ से एम्ब्रॉय फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में एंटर हुआ तो ये जो फंडस वाला पार्ट होता है ना यूट्रस के, यहाँ जाके अटैच होता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का 1 मार्क में कि एम्ब्रॉय यूट्रस के कौन से पार्ट से अटैच होता है, तो वो कौन सा पार्ट है यहाँ पर, फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक। और यहाँ पे लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से अपने डिवीजन को रैपिड कर देंगे, थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ठीक। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अपने डिवीजन को फास्ट कर देते हैं और यहाँ पर 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। एक लेयर को बोलते हैं सिनकाइटोट्रोफोब्लास्ट और एक लेयर को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे यहाँ पर, जैसे पूरा ये हमारा एग था, इस पूरे एग में ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी सेल्स की। ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स इतना ज्यादा रैपिड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं कि अपने आप को 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक लेयर होती है साइनकोट्रोफ जो कि आउटर लेयर होती है और दूसरी लेयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि सनकाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर वाली लेयर होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो सनकाइटो, ये जो आउटर वाली लेयर है जिसको हम लोगों ने सनकाइटोट्रोफोब्लास्ट कहा है, ये पूरी एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होती है क्योंकि वो आउटर लेयर है। और जो इनर लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, राइट, ये इनर लेयर होती है जिससे पूरा जो सेल का मास होता है ना पूरा अंदर वाला ब्लास्टोसिस्ट, इस साइटोट्रोफोब्लास्ट से अटैच रहता है। और इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स की भी प्रेजेंस हो जाती है। साइटोप्लाज्म, सेल में पढ़ते हो ना साइटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन सबकी प्रेजेंस हो। तो यहाँ पर भी काफी सारे एंजाइम्स और फ्लूइड की प्रेजेंस हो जाती है। अब यहाँ पे द इनर लेयर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, द सेल्स रिटेन देयर सेल बाउंड्रीज। वहीं पर यही लिखा हुआ है कि जो इनर लेयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो हमारी जो सेल का पूरा मास होता है जिसे हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला है, उससे पूरा अपनी बाउंड्री बना के रहती है। इतना क्लियर। नेक्स्ट आती है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोगों की लेयर थी, ठीक है, आउटर लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, फिर ये अनर सेल मास था जिसको हम लोगों ने बोला था ब्लास्टोसिस्ट। अब ऐसा तो है नहीं है कि ऑल टाइम इसी फॉर्म में रहे, इसको भी तो आगे बढ़ना है, इसको भी तो अपने आगे ग्रोथ करनी है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट पूरे सेल्स हैं अगेन अपनी क्लीवेज की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, बट थोड़ा स्लो, इतना फास्ट नहीं, थोड़ा सा स्लो करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि रहेंगे सेल सी। पहले ब्लास्टोसिस्ट थे, एक इमेजिन कर लो कि ब्लास्टोसिस्ट 100 सेल को मिला के बन रहा था। अब इन 100 सेल ने जब अपने आप का फर्दर डिवीजन किया तो अपने आप को 200 या 300 सेल्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो अब हम इसको ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला कहेंगे, ठीक। वही है, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर्स। जब यहाँ पर ब्लास्टोमर यानी कि जो अंदर वाला सेल है अपने अपने सेल्स को और क्लीवेज करा रहा होता है और अपने अपने सेल्स को डिवाइड करा रहा होता है,
तो 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, जिससे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं या बनते हैं, वो एम्ब्रॉय के किस स्टेज में फॉर्म्ड होती है? तो ब्लास्टोमर्स में होती है। जब ब्लास्टोमर्स अपना क्लीवेज कर रहे होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गेस्ट्रुला में कन्वर्ट होते हैं। और जब गेस्ट्रुला में कन्वर्ट होते हैं तभी यहाँ पर 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, अब यहाँ पर है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब यहाँ पर जो एम्ब्रॉय है उसके अंदर कुछ अपने मूवमेंट भी होती हैं। यहाँ पर देखो, पहले तो मैं डायग्राम दिखा देती हूँ गेस्ट्रुला का। आप देख रहे हो ये पूरा क्या था? लेयर था, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैविटी है, कॉइलम, कॉइलम मतलब कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पर जो पूरा मास है ब्लास्टोमर्स, ये अपनी 3 लेयर की फॉर्मेशन कर चुका है। एज यू कैन सी, सबसे आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, मिडिल वाली होती है मेसोडर्म और जो इनर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म, राइट। और ये बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दैट इज यॉर्क सैक। 2 इसमें फॉर्मेशन होती है। ये बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक का, वो है यॉर्क सैक, और जो बड़े वाले सेल का दिखाई दे रहा है वो है एम्नियोटिक कैविटी। बीच की यहाँ पर जो पूरा खाली स्पेस में दिखाई दे रहा है दैट इज कॉइलम, कॉइलम मतलब कैविटी है, और इसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? क्रोइन, एक टाइप का फ्लूइड होता है, उसकी पूरी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा यहाँ पर? अब फर्टिलाइजेशन का कौन सा डे हो चुका है? 8th डे हो चुका है। तो गैस्ट्रुलेशन यानी कि 7th डे में क्या था? 7th डे में ब्लास्टोमर्स ने यूट्रस की वॉल के साथ अपना अटैचमेंट स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही 8th डे आया वो ब्लास्टोमर्स किस में चेंज होना शुरू हो गए? गेस्ट्रुला में चेंज होना शुरू हो गए। ठीक, अब धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अपने आप को और ज्यादा डिवाइड करते चले जाएंगे। यहाँ पर जो कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट की और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी पूरा का पूरा। और जो एंडोडर्म है अब ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो 3 लेयर होती है, 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, इन्हीं 3 से हम लोगों का जो ऑर्गन्स है बॉडी, इन्हीं की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले कौन सी लेयर अपने आप को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करती है? एंडोडर्म करती है। और ब्लास्टोकॉइल एंड एक सैक की फॉर्मेशन कर देती है जिसे हम बोलते हैं यॉर्क सैक। एंडोडर्म ने अपने आप को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया एंड ब्लास्टोकॉइल और सैक की फॉर्मेशन कर दी जिसे हम लोगों ने बोला यॉर्क सेल्स। और जो हम लोगों का सेल का मास है, इनर सेल मास, वो स्टिल ट्रोफोब्लास्ट के लेयर के कांटेक्ट में रहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर या फिर एफीब्लास्ट। एफीब्लास्ट कह सकते हो क्योंकि एक्टोडर्म आ चुकी है, जो पूरा सेल का मास है ना उसकी आउटर लेयर आ चुकी है एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म कांटेक्ट करेगी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से, दैट्स व्हाई इसका नाम चेंज कर दिया एपीब्लास्ट। इसका नाम क्या कर दिया यहाँ पर? एपीब्लास्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या था? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द सेकंड लेयर टू बी डिफरेंशिएटेड इज द एक्टोडर्म। पहले एंडोडर्म ने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया था, अब कौन सी लेयर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेगी? एक्टोडर्म। और जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं अपने आप को डिवाइड रीडिवाइड करते चले जाएंगे और एमियोटिक कैविटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम आपके पास चार्ट आपको दिया हुआ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन क्या बनेंगे वो और बता देती हूँ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सी लेयर से कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। मैंने कहा था ना कि हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो हमारी 3 जर्म लेयर से ही बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं आप लोगों की एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म में आप देखो कौन कौन से हैं? स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, कंजक्टिवा, नेसल एपिथेलियम, एनिमल ऑफ टीथ, इंटरनल, एक्सटर्नल ईयर, फॉरगर्ड, हिंडगर्ड, एडनल मेडुला, एंटीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, एंटायर नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। मेसोडर्म में यहाँ पर हम लोगों की
आइरिस मसल्स, सिलाइरी मसल्स, ये आपकी एक्टोडर्म से है, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन, एडनल कॉर्टेक्स, हार्ट ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर, डेंटाइन ऑफ टीथ, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, गोनेड्स, किडनीज, क्लेरा एंड क्रोइडा फाइन, मेड अप ऑफ मेसोडर्म। एंडोडर्म से है आप लोगों की मिडगट, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल्स, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंक्स, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, लिवर, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एस्ट्रेशन ट्यूब, एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा एंड लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर। ये है एंडोडर्म से। यहाँ से कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से सिंपल आपसे वन मार्क में पूछ लेंगे। आपसे पूछ लेंगे यहाँ पर कि जैसे कि ट्रैकिया का पूछ लिया था, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ विच जर्म लेयर एंड यू हैव टू नो एंडोडर्म लेयर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज आप लोगों को बताती हुई चलूंगी, राइट। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था, एक चीज और बता देती हूँ। अभी यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी थी ना पूरी बीच में, वो किसकी वजह से फॉर्म्ड होती है? एम्ब्रॉय की एक्टोडर्म लेयर की वजह से फॉर्म्ड होती है। एमनियोटिक कैविटी के चारों तरफ किसकी लाइनिंग होती है? एम्नियोनिक जेनिक सेल्स की होती है। ये सेल्स अपने आप को डिवाइड रीडिवाइड करते हैं और एमनियोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। एमनियोन एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन है एक, जैसे ये पूरा एम्ब्रॉय है, ये इसकी आउटर लेयर, आउटर तो लेयर तो नहीं कह सकते, इसके चारों तरफ सराउंडिंग एक लेयर होती है एमनियोन, जो कि पूरे एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर द बायलैमिनार एम्ब्रॉयनिक डिस्क इज पोजीशन बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड यॉल्क सेल। अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी, जैसे हम लोग का पूरा सेल है, यहाँ पर इस तरीके से दो पूरा बायलैमिनार एम्ब्रॉयनिक डिस्क थी, दो एम्ब्रॉयनिक डिस्क दिखाई दे रही थी। इन डिस्क के बीच में, सॉरी, ये जो एम्ब्रॉयनिक डिस्क है ये दो चीजों के बीच में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रॉयनिक कैविटी और यॉल्क सेल के बीच में। ये बीच वाला पोर्शन था यॉल्क सेल था, और चारों तरफ कौन सी कैविटी थी? एमनियोटिक कैविटी। इन दोनों के बीच में प्रेजेंस होती है यहाँ पर एम्ब्रॉयनिक डिस्क की। नाउ आफ्टर 15 days of fertilization, that bilaminar amniotic disc is transformed into trilaminar amniotic disc। अभी तक तो आपको सिर्फ दो डिस्क दिखाई दे रही थी, अभी यही कितने में डिवाइड हो जाएंगी? ट्राइलेमिनार, यानी कि 3 डिस्क में डिवाइड हो जाएंगी। कब? फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद। उसके बाद फिर वही है, अगेन डिवीजन होता है, रीअरेंजमेंट होता है सेल्स का। सेल्स हमारे माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, जिसकी जहां जरूरत है वो उधर मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों का जो क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। नाउ द थर्ड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड मेसोडर्म एक्सटेंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर क्या क्या होता है वो बताया जाएगा। कि अभी हम लोगों ने एक्टोडर्म देख लिया, एंडोडर्म देख लिया, उन्होंने तो अपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट पहले ही कर दिया था। अब किसकी बारी है? मेसोडर्म की बारी है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। ये मेसोडर्म अपनी लेयर को एक्सटेंड यानी कि थिक करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर यॉल्क सेक का कम्युनिकेशन बना देती है। जैसे कि ये देखो, ये 3 डिस्क बन चुकी थी, इसके बीच में यॉल्क सेल है, और मेसोडर्म की लेयर क्या होती जा रही है? थिक होती जा रही है, एकदम एक्सटेंड होती जा रही है पूरे ब्लास्टोपोर में। और ये जो पूरा एक कहते हैं एक स्पेस बना देती है काफी सारा, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोपोर। एक स्पेस बना दिया, दैट स्पेस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, और फ्यूचर में जाके वो एनएस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि जो एम्ब्रॉयनल डिस्क थी, 3 एम्ब्रॉयनल डिस्क, इन्होंने 3 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर में अपने आप को डिफरेंशिएशन कर दिया था। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन है, अब वो कौन सी प्रोसेस में, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तो यहाँ तक थी, अब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी गैस्ट्रुलेशन के बाद? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि अभी तक हम लोग सिर्फ सेल्स पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? कि सेल्स देखा। अब ये जो सेल्स हैं ये ऑर्गेनो प्रोसेस करेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन की प्रोसेस होना, ऑर्गन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी।
अब इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी बोल दीजिए या गेस्टेशन बोल दीजिए। ओके, पूरे 280 डेज की होती है। एक तरीके से बोला जाए तो 9 मंथ, जो कि 3 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं। 3 सेमेस्टर मतलब 9 है, 3 3 3, 3 महीने के पीरियड में डिवाइड होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पढ़ेंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन से लेकर 12 वीक तक रहता है। इस टाइमिंग पर मदर और एम्ब्रॉय के बीच एम्ब्रॉय में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस टाइमिंग पर जो एम्ब्रॉय है अपने न्यूट्रिशन को 2 से 4 वीक्स तक जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लेयर से करता है, एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर तो उसकी डेवलप हो चुकी है ना एम्ब्रॉय की। तो एम्ब्रॉय 2 से 4 हफ्ते तक अपने न्यूट्रिशन को किससे एब्जॉर्ब करेगा, एंडोमेट्रियम से इसको रिसीव करेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनोपेसिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनोपेसिस पीरियड मतलब कि बेबी के जो डेवलपमेंट है बॉडी ऑर्गन्स का वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 8 वीक्स आएंगे, 8 वीक्स में यहाँ पर जो एम्ब्रॉय है वो थोड़ा सा एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट मतलब थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा और मतलब कह सकते हैं उसके जो ऑर्गन्स हैं पूरी तरीके से मिच्योर हो जाएंगे इनसाइड द वोम। अब यहाँ पर एम्ब्रॉय को एम्ब्रॉय नहीं कहेंगे, फीटस कहेंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। उसके आर्म्स, हैंड, फिंगर, फीट, टोज फॉर्म हो चुके होंगे। फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। फीटस वोम के अंदर ही अपने माउथ को ओपन क्लोज कर सकता था और फिस्ट मुट्ठी को भी ओपन और क्लोज कर सकता है। इस टाइमिंग पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरी तरीके से फॉर्म्ड हो जाता है। एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं और जो फीटस का मूवमेंट है वो मदर अपने वूम में फील करना स्टार्ट कर देती है। 6th वीक में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल मदर में हाई हो जाता है और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पूरे प्रेगनेंसी टाइमिंग पर नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और यहाँ पर मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी बहुत हाई हो जाता है मदर के अंदर। प्लेसेंटा ग्रो हो जाएगा, यूट्रस लार्ज हो जाएगा, मदर को मॉर्निंग सिकनेस थोड़ा सा फील होगा, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स एंड एटसेट्रा। फिर आता है यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि 13 से 26 वीक का होता है। इस टाइमिंग पर फीटस की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है इस टाइमिंग पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, राइट। इट इज फीटस वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिवेट हो जाता है और 30 सेंटीमीटर ग्रो हो जाता है। ब्रेन डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और जो हार्मोन का लेवल है HCG वो खत्म हो जाता है। मैंने बताया था ना HCG हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है, राइट, कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है। यूरिन में अगर यूरिन में HCG की प्रेजेंस है दैट मीन वो प्रेग्नेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो HCG हार्मोन्स हैं ये खत्म हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी अपने आप को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं और जो प्लेसेंटा है पूरी तरीके से ग्रो हो जाती है बेबी में और यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है वो और ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड करा जाता है 18 से 20 वीक्स में तो बेबी की ग्रोथ और पोजीशन सब कुछ उस सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि बेबी के मूवमेंट भी पता लगाए जा सकते हैं और ये भी पता लगा जा सकता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी कब होगी। डिलीवरी का टाइम दे देते हैं ना, इस टाइम पर ये बेबी आने के चांसेस हैं, इस टाइमिंग पर, इस हफ्ते के बीच में, 4 दिन के बीच में, वो उसी तरीके से देते हैं। हेड पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, आईब्रोज, आईलिशियस, पिन्ना, ये सब, यानी कि समझ लीजिए कि बेबी अपने हाफ साइज में पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर जो फाइनल ट्राइमेस्टर होता है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ पर फीटस अब 3 से 4 किलो वेट में ग्रो हो जाता है, 50 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है, आईज उसकी ओपन होती है और उसकी बॉडी में वेट फिर कंटिन्यू होता रहता है, ग्रो होता रहता है, कम नहीं होता। फीटस ग्रो होता चला जाएगा,
मदर का जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड और डिस्प्लेस्ड हो जाता है, देखा ही है कितना प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर, राइट। डाइजेस्टिव और यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, बैक मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है और डिलीवरी यानी कि पैट्रिशन के लिए रेडी रहता है। उसके बाद एक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। देखिए प्लेसेंटा क्या है। देखिए प्लेसेंटा एक ट्यूब होती है। देखो अगर यहाँ डायग्राम, हाँ मैं डायग्राम से समझाती हूँ, डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको समरी इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो ये पूरी यूट्राइन वॉल है जो आपको दिखाई दे रही है। कौन सी लेयर है यूट्राइन की? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर है ना, दिस वन। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, हमारे इस यूट्राइन यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर से काफी सारी विलीज निकल के आती हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी विलीज क्या है, फॉर्म्ड हो रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा का पूरा दिस वन, ये पूरा एम्ब्रॉय आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी विलीज है जो कि इस पूरे के पूरे ये जो पूरा एक सेल है इसके अंदर एंटर कर रही है। इसको क्रियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरियन बोलते हैं। इसके अंदर एंटर कर रही है। अब बहुत सारी विलीज तो बच्चे से जाके अटैच नहीं हो सकती, तो ये सारी की सारी विलीज एक जगह पर मिलती हैं और सिर्फ एक ट्यूब की फॉर्मेशन कर देती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कोरियन, राइट। ये जो पूरा अपना पूरा बेबी से जाके इस तरीके से अटैच है दैट इज एमनियन लेयर है जो बेबी को प्रोटेक्ट करती है। बीच में यहाँ पर एक पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक, और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब यहाँ पर इंटरवेलियस, एक सेकेंड, एक चीज मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करनी है। यहाँ पर ये जो बहुत सारी विलीज निकल के आ रही हैं, राइट, यहाँ पर इनको प्लेसेंटा बोलते हैं, और ये सारी की सारी विलीज जाके एक ट्यूब की फॉर्म करती है, उसको उम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सो सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पर यूट्राइन वॉल से काफी सारी जो विलीज निकल के आ रही हैं, दिस वन, या काफी सारी, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा, और ये सारी की सारी विलीज मिलके एक ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बेबी डिलीवर होता है ना तो देखते हैं ना बच्चे की वजह से काटते हैं मदर से, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। और यहाँ पर विलीज निकल के आ रही है, फिर भी इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरवेलियस स्पेस। आगे समझ में, डायग्राम से इजिली समझ में आ जाता है, इसका उतना नहीं आ पाता है। अब ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस। ठीक, उसके बाद जो किस तरीके से फॉर्म्ड होती है, कैसे कैसे होती है, वो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया। गॉट इट? इट इज अ पार्ट ऑफ यूट्राइन वॉल टर्म्ड एज मैटरनल प्लेसेंटा। हम इसको मैटरनल प्लेसेंटा भी कह सकते हैं क्योंकि मदर की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, बच्चे से अटैच्ड है। सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड हेमियोकॉरियल। ह्यूमन की प्लेसेंटा को कॉमनली बात करें तो हेमियोकॉल भी कहते हैं, और ये एक पूरी कॉर्ड में फॉर्म कर लेती है, उम्बिलिकल कॉर्ड में, और इसमें तीनों वेजल्स की प्रेजेंस भी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, स्मॉल आर्टरी जो कि आप लोगों के ब्लड को प्लेसेंटा के लेके जाती है, एक होती है वेन जो कि फीटस के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बना उसको वापस लेके आती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है एक तरीके से एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क कर रही है, जिसमें से हमारे HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये सब रिलीज हो रहे हैं और मदर की बॉडी से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए बेबी के अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जो HCG हार्मोन का लेवल है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत इंक्रीज होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर आते 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 बिल्कुल खत्म हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में यहाँ पर कौन सा लेवल हाई हो जाता है हार्मोन का? सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होगा और किसी का नहीं होगा। ये हार्मोन बच्चे की मेंटेनेंस, ग्रोथ और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है।
उसके बाद आता है यहाँ पर पैट्रेशन। पैट्रेशन का मतलब जानते हैं ना, गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर वही चीज है कि जब पूरी तरीके से बेबी मेच्योर हो जाता है तो फिर आउट ऑफ द बॉडी वो आना चाहता है। जिस टाइमिंग पर जो यूट्रस की वॉल्स है कंट्रैक्ट होती हैं, सर्विक्स डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा लूज हो जाता है ताकि बेबी आउट ऑफ द बॉडी आ सके, और उस टाइमिंग पर हम लोग बोलते हैं लेबर। बोलते हैं ना लेबर पेन होता है, लेबर पेन होता है, बेबी आउट ऑफ द आना चाहता है, दैट इज लेबर पेन। डिस्कम्फर्ट महसूस होता है क्योंकि हमारा उस टाइमिंग पर यूट्रस बिल्कुल सिकुड़ चुका है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि बेबी की पोजीशन इतनी है और यूट्रस इतना सिकुड़ता जा रहा है, तो दिक्कत तो होगी ना। दैट्स उस टाइमिंग पर क्या है यहाँ पर, और जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है वो प्लेसेंटा होती है। ये चीज भी ध्यान रखना, वन वर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसमें कौन सी ट्यूब्स हेल्प करती हैं? प्लेसेंटा हेल्प करती है। अब यहाँ पर जब प्लेसेंटा आई मीन जो यूट्रस है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइमिंग पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं और यूट्रस की मसल्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और कंसंट्रेशन किस लेयर की वजह से होता है? मायोमेट्रियम। 3 लेयर होती है ना यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वाली। तो जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम क्या करती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। ठीक, and a fully developed fetus gives signals for the uterine contraction by secreting endocorticotropic hormone, that is ACTH, from pituitary and corticosteroid from adrenal gland। जब यहाँ पर बेबी आउट ऑफ द बॉडी आना चाहता है तो हमारी 2 ग्लैंड एक तरीके से काम करती हैं, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन को रिलीज करती हैं और एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करती हैं। जब प्रेगनेंसी की टाइमिंग पर ये दोनों हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएं तो समझ लीजिए दैट फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड गिविंग सिग्नल्स दैट कि अब वो बाहर आना चाहता है। गॉट इट? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा 1 मार्क्स का कि जो मसल्स का, यूट्रस मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ओके, अब इसमें भी 3 स्टेप होते हैं कि किस तरीके से बेबी आउट ऑफ द बॉडी आता है। एक होता है डायलेशन स्टेज, एक होता है एक्सपल्शन स्टेज, थर्ड होता है आफ्टर बर्थ। तो पहला जो डायलेशन स्टेज है, डायलेशन का मतलब ही होता है कि यूट्राइन ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे से जो यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पॉइंट है वो डायलेट हो रहा है। डायलेट का मतलब क्या है? लूज हो रहा है। डायलेशन तो समझते हैं ना। और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पेन होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स को जगह चाहिए इतनी, उनको मिल रही है इतनी। जब ब्लड वेसल्स को जगह नहीं मिलेगी, किसी चीज को जगह नहीं मिलेगी तो पेन करेंगे फिर वो। ऊपर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट 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 करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब ये समझ लो यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, ये जैसे यूट्रस है, यहाँ पर बेबी था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो यूट्रस है कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी चीज को पिचकाओगे, दबाओगे तो बेबी क्या आएगा? यूट्रस के नीचे आना शुरू हो जाता है और सर्विक्स के हेड पर पॉइंट पर पहुंच जाता है। सर्विक्स डायलेट हो चुका है, एकदम लूज हो चुका है। और वजाइना भी क्या है? डायलेट हो चुकी है, पूरी तरीके से लूज हो चुकी है। एंड देन कुछ घंटों में, 1 घंटे में, 2 घंटे में फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन थी जो पूरे फीटस को प्रोटेक्ट कर रही थी वो ब्रेक हो जाती है एंड देन बेबी वजाइना से बाहर आ जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले क्या था? जैसे फीटस है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यूट्रस है, सर्विक्स है और ये वजाइना है। अब यहाँ पर जो बेबी का हेड है वो सर्विक्स पर पहुंच चुका है। सर्विक्स इफेक्ट होगी, डायलेट हो जाएगी, डायलेट मतलब एकदम लूज हो जाएगी एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज में देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि यूट्रस पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अब नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है? जो फीटस है सर्विक्स पे पहले पास आउट करता है, उसके बाद फिर वजाइना से होते हुए 20 से 60 मिनट के अंदर
आउट ऑफ द बॉडी आता है। एंड देन डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी उम्बिलिकल कॉर्ड्स को कट कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर बर्थ में जो प्लेसेंटा है वो भी पूरे यूट्रस से बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि फायदा तो है नहीं है यूट्रस का, भाई प्लेसेंटा का काम क्या था, पूरे न्यूट्रिशन को बेबी को देना। अब जब बेबी निकल गया तो प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्लेसेंटा को ना तुरंत नहीं बाहर निकाला जाता, डिलीवरी के 10 से 45 मिनट्स बाद निकाला जाता है, ताकि सारी ब्लड वेसल्स उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं। अगर तुरंत निकालेंगे तो ब्लड वेसल्स भी इसके साथ आ जाएंगे एंड दैट्स वेरी रिस्की फॉर दी मदर। उसके बाद लैक्टेशन आता है। लैक्टेशन का मतलब क्या है कि जब बेबी आ चुका है तो भाई उसको मिल्क की भी जरूरत है। तो प्रोसेस आप लिख सकते हो, द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। अब यहाँ पे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है मैमरी ग्लैंड में, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। वन वर्ड क्वेश्चन। लैक्टेशन न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में हेल्प करता है। The fluid secreted by the mammary gland soon after childbirth is called colostrum। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है मैमरी ग्लैंड से एक फ्लूइड सेक्रेट होता है, दैट इज क्लोस्ट्रम, जो कि एक स्टिकी होता है, येलो फ्लूइड होता है, मैमरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, लैक्टोज और मदर की एंटीबॉडीज ये सब प्रेजेंट होती हैं। इसमें फैट कंटेंट नहीं होता, फैट कंटेंट बेबी को स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है। जो एंटीबॉडीज है न्यूबॉर्न बेबी को उसके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए और फुली डेवलप्ड करने के लिए हेल्पफुल होती है। इतना क्लियर हुआ आज के लिए आप लोगों का। उसके बाद फिर हम लोगों की आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, स्टिल हम लोग को रिवाइज करना है तो वो हम करेंगे। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन reproductive health means total well-being of all aspects of reproduction, emotional, behavior, social aspects with physical ones, that is reproductive health। किसके अकॉर्डिंग है, WHO के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। ये जो पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है किस प्रोग्राम के अंदर आती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, एज यू कैन सी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपनी सोसाइटी में किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी रह सकते हैं वो पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, हम इस किस तरीके से इसको बदल सकते हैं, ये इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इनके कुछ गोल्स भी रहे हैं कि भाई हमें ये करना है, इस चीज को कम करना है, जैसे कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, लोगों के जो यंग्स हैं उनके अंदर से मिथ्स, अफवाहें निकाली जाए, सेक्स रिलेटेड से जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, गलत चीजें होती हैं, वो बच्चों के दिमाग से निकाली जाए। किस तरीके से हम लोग हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, ये कहीं ना कहीं आरसीएच का गोल है। इसके अलावा ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू चाहे गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस के बारे में लोगों तक पहुंचाए। राइट, यंगर जनरेशन को बर्थ कंट्रोल मेजर्स, प्री नेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इनके बारे में बताया जाए। जितने भी लाइक सेक्स अब्यूजिव या क्राइम्स होते हैं, राइट, उनको कैसे रोका जाए, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए, इनके बारे में अवेयर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का है या लड़की है, इसके बारे में तो बिल्कुल भी रोका जाए। जरूरी ये सारी चीजों से क्या होता है कि अगर लड़की है तो भाई मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये सारी चीजें फॉलो होती हैं जो हमें नहीं करनी है। इसके अलावा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जब बर्थ होता है बच्चे का तो उसे कौन कौन से इंजेक्शंस क्या क्या लगना चाहिए उसके इम्यूनाइजेशन के लिए। किस तरीके से हम लोग मोर्टेलिटी रेट न्यूबॉर्न बेबी का या फिर मैटरनली मोर्टेलिटी रेट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कपल्स को, इस बारे में एजुकेट
करके। हम लोग की जो पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज 315 मिलियन, काफी ज्यादा हो गई। इंडिपेंडेंस के टाइमिंग पर, आज के टाइमिंग पर वो 1.2 बिलियन 2011 में क्रॉस कर चुकी है, अब तो और ही ज्यादा है। और 2020 में तो 1.35 बिलियन, क्या ही कहें, कैसे बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए भी हम लोगों को काफी सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी आज के टाइम पे आ चुके हैं। पहले नहीं थे तो देखते थे हम लोग कि भाई कपल्स के 5 बच्चे 6 बच्चे कितने सारे मतलब हो जाते थे, लेकिन अब तो काफी सारे बर्थ कंट्रोल मेथड आ चुके हैं। कुछ टेम्पररी भी है, कुछ परमानेंट भी है। कोई भी हम लोग फॉलो करें तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक है हम लोगों का टेम्पररी और दूसरे हम लोगों के परमानेंट। तो सबसे पहले हम लोग के आते हैं टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड्स में भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेथड होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड रिलेटेड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। थोड़ा सा मैं एक याद दिलाती हूँ। हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेजेस पढ़े थे। सबसे पहला फेज था ब्लीडिंग वाला फेज, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज था फॉलिकुलर फेज, राइट। सेकंड आप लोग का फॉलिकुलर था। थर्ड था ओव्यूलेशन फेज और फोर्थ था आप लोग का ल्यूटियल फेज। 4 फेजेस थे, जिसमें से फर्स्ट फेज तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग वाला फेज होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है फॉलिकुलर फेज। इस टाइमिंग पर क्या होता है, उस टाइमिंग पर जो फॉलिसाइल्स हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं, राइट। तो इस टाइमिंग पर जो सेकंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज, इस टाइमिंग पर किसी भी ओवम या एग का रिलीज नहीं होता है। जो थर्ड फेज होता है जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज, इस टाइमिंग पर ओवम रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फोर्थ होता है ल्यूटल फेज। इस टाइमिंग पर भी काफी सारे जो ओवम्स हैं ओवरीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और रिलीज होते रहते हैं। तो जो सेकंड फेज होता है दैट इज फॉलिकुलर फेज। इस टाइमिंग पर फॉलिसाइल्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मैच्योर करते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। इस टाइमिंग पर कोई भी एग का रिलीज नहीं होता है। तो जो सेकंड फेज होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद, दैट इज द सेफेस्ट मेथड एंड द सेफ पीरियड फॉर इंटीमेशन। सेकेंड मेथड होता है यहाँ पर कोइटस इंटरप्ट और विदड्रॉल। विदड्रॉल में क्या होता है इन दिस मेथड that the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. That at the time of intimation, male partner has to remove his penis from vagina before ejaculation. Before ejaculation means to release of sperm. What is the meaning of ejaculation? To release of sperm. So sperm release होने से पहले just withdraw his penis from the vagina. That is the withdrawal of coitus interrupt method. Third is lactational amenorrhea or the absence of menstruation. That means यहाँ that evolution does not occur during the period of intense lactation following penetration. That mean यहाँ पर बोला गया है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है अपने बच्चों को, यहाँ पर इस टाइमिंग पर जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, उस टाइमिंग पर मदर के अंदर एक फेज नहीं आता है, वो है ओव्यूलेशन। मदर जब तक अपने बेबी को फीड करेगी 6 मंथ 1 ईयर या फिर 1.5 यानी कि 1.5 साल तक, तब तक यानी कि मदर के मैमरी ग्लैंड से जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता रहेगा तब तक उसके अंदर ओव्यूलेशन फेज नहीं आता। दैट मीन ओवम रिलीज नहीं होते हैं, ठीक। तो ये होता है लैक्टेशनल एमोनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फोर्थ होता है यहाँ पर केमिकल मीन दैट इज स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स में क्या है दैट टैबलेट जेलीज एंड क्रीम्स इज यूज्ड बाय फीमेल पार्टनर बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे टैबलेट्स आती है ना काफी सारी, टू किल और टू रिड्यूस और टू इमोबिलाइज द स्पर्म। टैबलेट्स खा ली जाती हैं, उस टाइमिंग पर क्या है जो स्पर्म है किल हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं और ओवम के साथ कभी भी अपना इंटरेक्शन नहीं कर पाते। लेकिन इसके काफी सारे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं फीमेल्स बॉडी में, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा ही जरूरी है तभी टैबलेट्स या जेलीज या क्रीम्स यूज की जाए, अदरवाइज नहीं, बिकॉज इट कॉजेज अ एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट होता है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में काफी सारे बैरियर्स का यूज किया जाता है कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मीट कर ही ना पाए। तो यहाँ पर मेनली 3 तरीके के बैरियर्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर कॉन्डम्स है,
तो यहाँ पर एक थिन रबर शीट होती है जो कि टू कवर द पेनिस, पेनिस के ऊपर कवर करने के लिए. सो ड्यूरिंग इंटिमेशन व्हेन द पेनिस रिलीजेस स्पर्म, it does not enter into the vagina. It does not enter into the vagina, and so sperm can't be meet to the ovum. That is first method. राइट. इसके अलावा इसके काफी और सारे फायदे भी हैं कि यहाँ पर बाय यूजिंग कॉन्डोम दैट STDs and AIDS can be a safeguard to transfer a female partner. फीमेल पार्टनर में नहीं ट्रांसफर होती है एंड इजिली अवेलेबल एंड इज गिवन फ्री बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट होता है यहाँ पर डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स. यहाँ दीज डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल आर मेड अप ऑफ रबर. एक सर्विकल कैप तरीके से होता है जो कि फीमेल्स के थ्रू यूज किया जाता है, रबर का बना होता है. ये इसको वजाइना में पुट किया जाता है एंड देन वजाइना में पुट करने के बाद यानी कि जो सर्विक्स वाला पॉइंट होता है वहां तक इसको पूरा पुट किया जाता है एंड ड्यूरिंग इंटीमेशन द एंट्री ऑफ स्पर्म्स ब्लॉक्ड. यहाँ पर इंटीमेशन के टाइमिंग पर क्या है, जो स्पर्म है और वजाइना में एंटर हो जाएंगे लेकिन सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जब सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो यूट्रस में एंटर नहीं होंगे, यूट्रस में एंटर नहीं होंगे तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे. थर्ड मेथड होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में लाइक लिप्स लूप्स, कॉपर रिलीज IUDs लाइक CUT, CU7, मल्टीनोड 375 या फिर एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs दैट इज NG20 एंड प्रोजेस्टेरोन. ये कुछ डिवाइसेस के नेम्स हैं. ठीक है. ये जो स्पेशली यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पॉइंट होता है, यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पॉइंट होता है ये यहाँ पर फिट कर दिए जाते हैं नर्स और डॉक्टर के थ्रू. ठीक. एक मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सर्विक्स के पॉइंट पर फिट कर दिए जाते हैं, सर्विक्स में ब्लॉकेज कर दिया जाता है. राइट. तो जो पूरा सर्विक्स पॉइंट है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है. देन आफ्टर इंटीमेशन sperm can't be enter into the cervix or uterus. Right, as you can see this one is a diaphragm, this one hormone and copper T. ये यहाँ पर यूट्रस में फिट कर दी जाती है. दिस वन इज लिप्स लूप, ये भी सर्विक्स में पुट करी जाती है एंड दिस वन ऑल्सो. यहाँ as you can see that lips is a plastic double S loop. आप देख सकते हैं ये double S loop है lips loop. this one ये यहाँ पर जो पूरा जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है वहां पर पुट कर दी जाती है. राइट. और यहाँ पर स्पर्म की एंट्री को भी रोक देती है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करती है, स्पर्म की एंट्री को रोक देती है, स्पर्म की मोटिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है एंड जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है स्पर्म्स की वो भी बिल्कुल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है. ठीक. लेकिन यहाँ पर ये है कि जो लूप्स है या फिर कॉपर टी हुई या हार्मोन हुई, ये सर्विक्स में पुट जरूर किए जाते हैं थ्रू नर्स और डॉक्टर के थ्रू, पर ये 4 या 5 साल से ज्यादा वर्क नहीं करते. यानी कि 4 से 5 इयर्स तक विदाउट एनी प्रोटेक्शन इंटीमेशन कैन बी परफॉर्म्ड, बट ओनली 4 to 5 इयर्स. लेकिन ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं रहता है. उसके बाद अगेन या तो ये डिवाइस सर्विक्स में पुट करवाना पड़ता है या फिर दवाइयां वगैरह से फिर फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है. लेकिन इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं. ऑब्वियस सी बात है, किसी मेटल को हमारी बॉडी में इंसर्ट कराया जाएगा वो भी 4 से 5 साल के लिए, इट विल बी एलर्जिक रिएक्शन और हैविंग अ इन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. नेक्स्ट है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस और वी कैन से दैट ओरल डिवाइसेस. ओरल डिवाइसेस आप लोग जानते ही हैं दैट जो खाने की चीज होती हैं लाइक टैबलेट्स या फिर कॉल पिल्स जो हम लोग बोलते हैं. ओरल तो आप लोग जानते ही है ना, डायरेक्ट माउथ के थ्रू किसी चीज को खाना. तो जो पिल्स होती हैं फीमेल्स के थ्रू यूज की जाती हैं. ये पिल्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को इनके अंदर प्रेजेंट होता है और ओव्यूलेशन को नहीं होने देती हैं. दैट जो एग्स रिलीज होने चाहिए फीमेल के अंदर ओवरीज से वो नहीं हो पाते हैं. और यहाँ पर फिर इसके अलावा जो स्पर्म अगर रिलीज भी होता है तो
कोई फायदा नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि एग्स की ही प्रेजेंस नहीं है। विदाउट एग्स फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। बट इसका यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि अगर कंटिन्यूअस पिल्स का यूज किया जाता है तो हो सकता है कि हम जो यूज हो रहा है कि भाई इस टाइम सिर्फ एक बार के लिए एग ना रिलीज हो, 2 बार के लिए ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ओवरी का डैमेज हो जाता है, ओवरी के अंदर इस केमिकल का इतना इफेक्ट हो जाता है कि वो कभी भी एग्स को रिलीज कर ही नहीं पाती, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कि एग यहाँ पर पूरी तरीके से मिच्योर नहीं हो पा रहे हैं या फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं हो पाते हैं। तो इसका बहुत साइड इफेक्ट्स है, बहुत ज्यादा। मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग पर भी बहुत ज्यादा जो ब्लड लॉस के चांसेस रहते हैं कि पिल्स क्या कर रही हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को इतना ज्यादा रिलीज करवा रही हैं, उनके अंदर भी ये हार्मोन्स हैं। तो मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग पर जो ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके रहते हैं। जैसे एक पिल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज सहेली, दैट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ये हफ्ते में एक बार ली जाती है। एज यू कैन सी दैट इज द, यहाँ पर ये पूरा इसका डायग्राम है। नेक्स्ट अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो फीमेल्स के थ्रू यूज करी जाती हैं। एक टाइनी और थिन रॉड होती है मैचस्टिक की बराबर, ये जो अपर आर्म होती है ना, यहाँ दिस वन, यहाँ पर इसके स्किन में इम्प्लांट कर दी जाती है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, पिल्स की तरह ही काम करती है, पिल्स की तरह ही काम करती हैं। बस पिल्स क्या था, हम लोग पानी से खा रहे थे, दवाइयों को पानी से खा रहे थे, इसमें हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस क्या किया, हमारे स्किन में हमने इसको इम्प्लांट करवा दिया अपर आर्म में। इसके अंदर भी वही सेम चीज होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पिल्स की तरह ही काम करती है। और बस ये है कि पिल्स एक हफ्ते में एक बार लेनी होती है और 1 मंथ के लिए वर्क करती है, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन ये जो पूरी ये जो सुई की बराबर जो होती है, मैचस्टिक की बराबर जो होती है, ये 3 से 4 साल तक प्रेगनेंसी को रोके रखती है। इसका कोई नुकसान नहीं है अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि हमने सिर्फ इसको अपनी स्किन में इम्प्लांट करवाया, नथिंग एल्स। बाकी के इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, नथिंग एल्स। पिल्स की बराबर इतना नुकसान नहीं है इसका। अब यहाँ पर जो दूसरे मेथड होते हैं वो है परमानेंट मेथड। अभी हमने जो टेम्पररी मेथड पढ़े, अब है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स के जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो टेस्टिस से होते हैं, और फीमेल्स की जो एग्स रिलीज होते हैं वो ओवरी से रिलीज होते हैं। और जब इन्हीं को फिनिश कर दिया जाए तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ट्यूब आ रही है वेस्ट डिफरेंस जो स्पर्म को लेके आती है यहाँ पेनिस वाले पार्ट तक। तो इस वेस्ट डिफरेंस को दोनों साइड से कट करके बाइंड कर दिया जाता है, बीच में से कट कर देते हैं और उसके कट को बाइंड कर देते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी, क्योंकि ट्यूब होती है ना एक तरीके से। वेस्ट डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है, तो दैट इज sorry vasectomy, sorry beta, sorry, that is vasectomy, that is a permanent birth control method in man। vasectomy जो वेस्ट डिफरेंस थी उसको कट किया, दोनों तरफ से बाइंड कर दिया, that is vasectomy। सेम एज इट इज वुमेन्स में करते हैं। वुमेन्स में क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो ओवरीज के निकले हुए ओवम को यूट्रस में लेके आती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ऐसे करके बीच में से कट कर देते हैं और बाइंड कर देते हैं। इसको, इस मेथड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी, क्योंकि ट्यूब कहा जाता है। ये सर्जिकल मेथड्स के थ्रू होती है, इसको हम लोग स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। स्टरलाइजेशन इसलिए कह दिया क्योंकि एक बार कट हो जाने के बाद टेस्ट, यानी कि जो वेस्ट डिफरेंस है और फैलोपियन ट्यूब है, एक बार कट हो जाने के बाद इनको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, अब यही कट हो चुके हैं तो यहाँ पर कितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड हो जाए या फिर ओवरीज में कितने भी ओवम प्रोड्यूस्ड हो जाए, वो कभी भी स्पर्म्स के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते और प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। ये होते हैं परमानेंट मेथड में। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTB। A voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion. And MT is essential in cases of unwanted pregnancy and a defective development of fetus। देखिए MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी से पहले भी काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं,
या फिर हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइमिंग पर भी काफी सारी जो केसेस हो जाते हैं मदर के साथ, बच्चे के साथ, तो उस टाइमिंग पर क्या है, एक मजबूरी बन जाता है कि बच्चों को अबॉर्ट कराना है। अबॉर्शन आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज का। ठीक, जो अबॉर्शन है, हो सकता है कि जो बेबी है फुल डेवलप, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। अब जब डेवलपमेंट ही गलत तरीके से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिर डिलीवर करने का भी कोई फायदा नहीं है, बड़े होके उसको कुछ कर तो पाएगा नहीं। या फिर हो सकता है कि बेबी की वजह से मदर को कोई कंडीशन ऐसी बन गई है कि उसकी जान आफत में आ गई है, कि कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन कराना पड़ता है। इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो अबॉर्शन है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का तब तक तो सेफ रहता है, लेकिन अगर आफ्टर 3 मंथ ये अबॉर्शन कराया जाता है, इट शुड बी अ डेंजरस, ये बहुत डेंजर हो सकता है फॉर मदर। बच्चा का तो खैर वो तो बच्चे अबॉर्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन मदर के लिए बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चे का डेवलपमेंट डिफेक्टिव तरीके से होता है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज अमीनोसेंटेज। वन वर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टू एग्जामाइन द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस, द डैश प्रोसेस परफॉर्म, दैट इज अमीनो सेंटेसिस। यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना पूरा सेल के अंदर, उसको कलेक्ट किया जाता है निडल से, यूट्रस के अंदर निडल डालते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, एंड देन उनके पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस फ्लूइड को देखा जाता है, उस फ्लूइड से पता चलता है कि क्या उसके क्रोमोसोम्स की नंबरिंग सही है, क्या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, जैसे हाथ पैर, हाथ मुंह ब्रेन सब कुछ सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो अबॉर्ट कराना पड़ता है, नहीं है तो फिर कंटिन्यू चलता रहता है। तभी तो कहते हैं कि टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है सही हो रहा है या नहीं। लेकिन जो अमीनोसेंटेसिस टेस्ट है, इसका आगे चल के बहुत ज्यादा गलत यूज होने लगा, मिस यूज होने लगा। लोग बाग बच्चे का सेक्स पहचानने लगे कि बताइए ये लड़की है या लड़का है। अमीनोसेंटेस कराते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अमीनोसेंटेस टेस्ट होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमें बताइए कि लड़का है लड़की है क्या है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो फिर इसके बाद ये थोड़ा सा इलीगल होने लगा। अब यहाँ पे हर जगह अमीनोसेंटेस टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ उसी को अलाउड है जिसके पास पूरा मेडिकल, पूरा एक लीगली प्रूफ है कि हाँ मदर या बेबी को कोई प्रॉब्लम है, तभी अमीनोसेंटेस टेस्ट होगा, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। और ये एक्ट आया था 1971 में, ताकि कोई भी विदाउट एनी मेडिकल प्रूफ इस टेस्ट को ना करा सके। अदरवाइज वही चीज है कि फीमेल को मार देते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये चीज गलत होती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनटीपी एक्ट 1971 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 1971 में गवर्नमेंट के थ्रू इसको रिलीज किया गया था, ठीक। फिर एक और अमेंडमेंट कुछ इसमें चेंज आया था 2017 में, that the intention of MTP Act to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternity mortality rate, ये तो पता ही है आप लोगों को। MTP Act only the consent of women whose pregnancy is being terminated is required। ये एक्ट उन लोगों के लिए नहीं है, उन वुमेन के लिए नहीं है जिनका जो टर्मिनेशन है बहुत जरूरी है, अबॉर्शन बहुत जरूरी है, वो करवा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू MTP Act प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड विद इन 12 वीक्स और मोर देन 12 वीक्स बट लेटर देन 20 वीक्स। मैंने भी आप लोगों को यही बताया कि 3 हफ्ते जो 3 वीक्स होते हैं, 3 वीक्स तक जो अबॉर्शन है वो कराना ठीक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वीक्स तक। अगर इससे ज़्यादा कराया जाता है तो मदर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, एक रिस्क रहता है कि जो मदर है एबनॉर्मल हो सकती है फिजिकली, उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, या कुछ भी है, या हो सकता है आगे के टाइमिंग पर वो कभी प्रेग्नेंट ही ना हो पाए। बहुत सारी चीजें हैं जो अबॉर्शन से रहती है। नेक्स्ट आप लोगों की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। जितनी भी डिसीजेस और इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइमिंग पर ट्रांसमिट होते हैं, दे आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसको हम लोग वेनरल डिसीजेस भी कहते हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, जैसे कि सिफिलिस या फिर गोनोरिया। सबसे ज्यादा यही ट्रांसफर होती है, बाकी तो कम होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को चार्ट अवेलेबल है सिफिलिस का और गोनोरिया का। कॉजेटिव एजेंट की बात करी जाए तो ट्रेपोनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है,
3 से 4 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है। जेनिटल, रेक्टल और ओरल रीजन में म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। प्राइमरी लेशन इज कॉल्ड चैनरे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर इन्फेक्शन मतलब पूरा फैल जाता है। दैट रीजन इज कॉल्ड चैनरे। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया, स्किन रैशेस, माइल्ड फीवर, इन्फ्लेम जॉइंट्स, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस, जीनरेटिव चेंजेस अकर इन द हार्ट एंड ब्रेन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स वही है, सेक्स प्रैक्टिस, एजुकेशन के बारे में, सेक्स हाइजीन, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टी पार्टनर्स, यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटर्स। ट्रीटमेंट है, इसकी एंटीबायोटिक आती है पेनिसिलिन। गोनोरिया में बैक्टीरिया के थ्रू होता है, नाइजीरिया गोनोरिया। मेल में 2 से 14 डेज का होता है, फीमेल में 7 से 20 दिन का। यूरिन, जनरल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो जाती है। मेल में यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, पस फ्रॉम पेनिस, पेन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आर्थराइटिस, ये इसके सिम्टम्स हैं। फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट में sterility, arthritis, children born to affected mother suffer from gonococcal ophthalmia, gonococcal volvogenitis, girls before puberty. Preventive measures वही sex hygiene, using condom during coitus, avoiding sex with unknown partner और multi partner, और इसके लिए एक एंटीबायोटिक आती है that is cefixime. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे इनफर्टिलिटी आती है। इनफर्टिलिटी का आप लोग मतलब जानते ही हैं, दैट व्हेन अ वुमेन अनएबल टू fertilized their cells with sperm, right? That is infertility। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ वुमेन्स में ही हो, ये मेल में भी होती है, ये फीमेल में भी होती है। बहुत सारे रीजन है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोस हो सकता है मेल, या फिर स्पर्म लेस काउंट है, स्मॉल साइज ऑफ पेनिस है, राइट? तो बहुत सारे इसके इनफर्टिलिटी के रीजन हो सकते हैं, चाहे वुमेन में हो चाहे फिर वो मेल में हो, कुछ भी ऑप्शंस है। तो फिर उनके बाद 1978 में इनफर्टाइल कपल, जो उनके बच्चे नहीं हो पाते, उनके लिए 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, अडॉप्ट या फिर चाइल्डलेस। तो चाइल्डलेस से बेटर है अडॉप्ट कर ले भाई, जिसके माँ बाप नहीं है उनको माँ बाप भी मिल जाएंगे। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर आज के टाइमिंग पर आ चुके हैं फर्टिलिटी ड्रग्स, काफी सारी दवाइयाँ आती हैं सारी चीजों को ठीक करने के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबीज मेथड आ चुका है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ चुका है, आईयूआई चुका है, सरोगेट मदर, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आज के टाइमिंग पे मुझे नहीं लगता कोई इनफर्टाइल रह सकता है, चाइल्डलेस कोई भी है। And the couple could be assessed to have a children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies। इसको टेक्निक यानी कि कोई भी कपल किसी भी मेथड से अपने बच्चों को जब प्रोड्यूस करता है, दैट स्पेशल टेक्निक्स आर कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आईवीएफ देखा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को पता ही होगा कि मेल और मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम उनकी बॉडी से निकाला जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें डाला जाता है, कंबाइन कराया जाता है, फर्टिलाइज करा दिया जाता है, जायगोट बनता है, जायगोट फिर एम्ब्रॉय में आता है, देन उस एम्ब्रॉय को दोबारा से बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करा दिया जाता है, और फिर जैसे बेबी ग्रो होता है यूट्रस में, वो उस तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाता है, अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है। एक है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कभी किसी में फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब है कि जो एग और स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ओवरी से, वुमेन्स की ओवरी से एग को निकाला जाता है, देन स्पर्म यानी कि फिर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मेल का स्पर्म है उसकी बॉडी से भी स्पर्म निकाला जाता है, दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक। जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। उसके बाद जायगोट जब पूरी तरीके से एम्ब्रॉय में आता है तो मदर के यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देते हैं, बस ये है यहाँ पर। एक है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफॉलिपियन फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी जो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, यानी कि किसी दूसरे से ओवम का कलेक्शन करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, एंड देन
जो फीमेल मदर नहीं बन पा रही है ड्यू टू इट्स लो क्वालिटी एंड बैड कंडीशन ऑफ ओवम, वो उस डोनर ओवम को उस फीमेल के अंदर क्या कराते हैं, यहाँ पर एंटर करा देते हैं। देन उसके बाद फिर स्पर्म का एवोल्यूशन होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल रहता है। एक होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर इन विच अ सिंगल स्पर्म सेल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म ओवम इन द लेबोरेटरी। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ओवम है, फीमेल की बॉडी से ओवम को निकाला एंड देन जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है, राइट, यहाँ सॉरी यानी कि ओवम है, ओवम के अंदर यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करा देते हैं, देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है, दैट द मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सपोज करिए जैसे मेल पार्टनर है, उसके अंदर जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा, ऐसी कंडीशन में क्या कराया जाता है यहाँ पर, दैट स्पर्म्स कलेक्ट किया जाता है मेल से एंड देन उसको आर्टिफिशियली इंजेक्शंस के थ्रू फीमेल के सर्विक्स में एंटर कराया जाता है एंड आफ्टर दैट जो स्पर्म है आसानी से यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है एंड देन वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट हो सकती है, दैट मीन फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है। एक है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं IUI। ये पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह होती है, सेम एज इट इज है। जो स्पर्म है, स्पर्म को पूरी मतलब जो यहाँ पर मेल बॉडी से स्पर्म रिलीज कराते हैं, उसके बाद उसे लेके जो यूट्राइन कैविटी होती है, यानी कि सर्विक्स में एंटर नहीं कराते, इस बार यूट्रस में डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी जो होती है, ये यूट्रस होता है, उसमें एंटर कराते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर इंसेमिनेशन में सर्विक्स में एंटर करा रहे थे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में यूट्रस के अंदर एंटर कराते हैं। एक होता है यहाँ पर सीमेन बैंक। सीमेन बैंक में क्या कराया जाता है, जैसे कोई भी पर्सन है, राइट, तो वो अपने स्पर्म को क्या है, जैसे हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, राइट, फिर उस ब्लड को जिसकी नीड होती है उसको चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जो लोग हैं, यानी कि जो मेल पर्सन है, अपने स्पर्म को स्पर्म बैंक में क्या है या सीमेन बैंक में डोनेट करके आ जाते हैं, और फिर जब कभी भी किसी मदर को जरूरत पड़ती है कि भाई उसका हस्बैंड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है दैट की फर्टिलाइजेशन की, तो फिर स्पर्म डोनर या स्पर्म बैंक में जाके वो अच्छी क्वालिटी का सब कुछ देके स्पर्म लेते हैं एंड देन मदर की बॉडी में स्पर्म एंटर करा दिया जाता है, सर्विक्स में या फिर यूट्रस में, एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक मेथड एडॉप्शन का होता है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैं सिंपल पढ़ा रही हूँ। सिंपल 1 वर्ड का क्वेश्चन जो बनना था यहाँ तक बनना था, इससे ज्यादा नहीं। एडॉप्शन में तो कोई नहीं आता। एडॉप्शन में क्या बताऊं कि भाई यहाँ पर जो पेरेंट है, जो जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, राइट, और वो कोई टेक्निक यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहता कोई, तो सिंपल सी बात है कि जो ऑर्फनेज होते हैं वहां पर जाइए एंड देन बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। वहां पर देखा जाता है कि पेरेंट मेडिकली फिट और फाइनेंशियली एबल होनी चाहिए बच्चों को पालने के लिए। बड़ी चीज देखी जाती है, इतना आसान नहीं है बच्चों को अडॉप्ट कर लेना। क्लियर, यहाँ तक हुआ। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनना था वो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ तक बनना था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सिंपल 1 वर्ड का बनेगा, इसमें कोई लेंथी या समरी लिखने के लिए स्टिल आप लोगों को नहीं आएगी। गॉट इट। इसी के साथ आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर होता है फिनिश। आप लोगों का इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो फिनिश होता है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट 3rd चैप्टर है इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाला, उसको भी हम लोग अपना जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि लास्ट जनवरी या मिड फरवरी तक आप लोगों का जो रिवीजन पूरा है आप लोगों के 12th का बायोलॉजी का, वो मैं फिनिश करा सकूँ। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए अच्छे से। जल्दी आप लोगों का इनहेरिटेंस और वेरिएशन का भी आप लोगों को रिवीजन का आप लोगों को सेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।